हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं परक्विट का 7th पार्ट। अब आपको पता है कि ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद पर्क्स का सारा टॉपिक खत्म। अब देखिए, पिछले वीडियो में हमने मोटर कार फैसिलिटी का पार्ट देखा था, जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है। टैक्सेबल फैसिलिटी, टैक्सेबल पर्क होता है। 4 फैसिलिटीज़ और बची हुई है, जो कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल पर्क्स या टैक्सेबल फैसिलिटी कहलाएगी। ठीक है, आज की वीडियो में कवर कर लेंगे। इसके अलावा एक और टॉपिक है जो कि एक कैटेगरी से रिलेटेड है, थर्ड कैटेगरी, टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ऐसे सारे पर्क्स या बेनिफिट या फैसिलिटीज़ जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्स फ्री होते हैं, एग्जेम्प्टेड होते हैं, चाहे वो स्पेसिफाइड है चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड है। कोई भी एम्प्लॉयज़ है, सबके लिए वो क्या होंगे, एग्जेम्प्टेड होंगे। तो कवर कर लेंगे एक एक करके। उसके अराउंड 20 पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट है। तो देखिए, मोटर कार फैसिलिटी आपका हो गया स्पेसिफाइड एम्प्लॉय से रिलेटेड। दूसरा क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट का मतलब क्या हो गया, मुफ्त घरेलू नौकर। कौन प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, यही बोल रहा है, नॉर्मल सा पार्ट। लेकिन इसमें साथ में और क्या आता है, गार्डनर यानी माली, वॉचमैन यानी चौकीदार, स्वीपर फर्राश जो सफाई करने वाला होता है, और कुक जो जनरली फूड बनाता है, ये जनरली इनमें आ जाते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट तो सबको ही पता है, पर साथ में ये भी आप कवर कर लेना कि गार्डनर भी है, वॉचमैन भी एक तरीके से, चौकीदार भी इसमें ही आता है, स्वीपर भी इसमें ही आ जाता है, कुक भी इसी में ही आ जाता है। तो ये बोल रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है, और एक चिराग नाम का क्या है, एम्प्लॉय है। ठीक है, चिराग का ये घर है, इसमें एक स्वीपर की ज़रूरत है। तो ABC लिमिटेड क्या कर रहा है, स्वीपर अपॉइंट कर लेता है। चिराग को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ABC लिमिटेड ने क्या करा, उस सर्वेंट को अपॉइंट करा, और उस स्वीपर का जो चार्जेस था वो 2000 पर मंथ था, जो कि कौन दे रहा है, ABC लिमिटेड दे रहा है। ठीक है, चिराग को फ्री में फैसिलिटी मिल रही है, तो चिराग के लिए टैक्सेबल बन जाएगी। चिराग एक स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ है, मान के चलिए चिराग की जो मॉनेटरी टैक्सेबल सैलरी है वो 50,000 से ऊपर की आ रही है। या चिराग एक क्या है, डायरेक्टर है कंपनी का, इसलिए वो स्पेसिफाइड कह रहा है। या चिराग के पास जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में वो है 20% या उससे ज़्यादा की वोटिंग पावर, कहने का मतलब इक्विटी शेयर है। तो तीनों में से कोई कंडीशन वो पूरी कर रहा है, इसलिए वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय चिराग को कोई सर्वेंट प्रोवाइड कर रहा है जिसका जो चार्जेस कितना बना, 2000 पर मंथ बना, तो टोटल मिला के साल का कितना हो गया, 2000 इंटू 12, 24,000। तो वो चिराग के लिए क्या हो जाएगा, टैक्सेबल बन जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा। अगर चिराग से ABC लिमिटेड ने बोला कि भाई आप 500 रुपये पर मंथ अपनी जेब से दे देना उस सर्वेंट को, हम 1500 की सर्विस ही आपको दे पाएंगे, तो सीधी सी बात है, 500 इंटू 12 कितने हो गए, 6000। 24,000 में 6,000 हमसे रिकवर कर लिए, मतलब चिराग से रिकवर कर लिए। तो चिराग क्या बोलेगा, बाकी 18,000 ही, यानी 1500 इंटू 12 ऐसे बोल सकते हो। या आपको पता है कि 2000 इंटू 12 24 है, उसमें से 6000 गए क्योंकि अपनी जेब से दिए चिराग ने, तो बाकी 18,000 ही चिराग की टैक्सेबल फैसिलिटी कहलाएगी। तो ये किसके लिए था, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए। लेकिन अगर अब मान के चलिए जो ये चिराग का घर बोल रहा है, तो चिराग की वाइफ हो गई, ठीक है, होगी, क्यों नहीं होगी। तो उन्होंने जनरली क्या कर दिया, एक सर्वेंट अपॉइंट कर दिया, या चिराग ने खुद ने क्या कर दिया, सर्वेंट अपॉइंट कर दिया। तो अब ये चिराग की क्या बन गई, ऑब्लिगेशन बन गई, एम्प्लॉय की क्या बन गई, ऑब्लिगेशन, क्योंकि सर्वेंट किसने अपॉइंट किया, एम्प्लॉय ने अपॉइंट कराया, मतलब चिराग ने अपॉइंट किया या चिराग की वाइफ ने। एक तरीके से चिराग की ऑब्लिगेशन है, जिम्मेदारी, जो भी पेमेंट करना। लेकिन जो भी रिम्बर्समेंट है या जो भी पेमेंट है डायरेक्टली वो एम्प्लॉयर कर रहा है। सर्वेंट मैंने अपॉइंट करा, चिराग ने, ठीक है, लेकिन चिराग की जो कंपनी है ABC लिमिटेड, वो क्या कर रही है, जो भी खर्चा है वो पे कर रही है। तो उस केस में सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, यानी चिराग चाहे स्पेसिफाइड हो चाहे नॉन स्पेसिफाइड हो, टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर सर्वेंट एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है, तो जो भी एक्चुअल कॉस्ट बन रही है, जो भी एक्चुअल कॉस्ट बन रही है वो टैक्सेबल वैल्यू कहलाएगी। यानी जितना भी चार्जेस लग रहा है वो किसके हैंड में टैक्सेबल होगा, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के हैंड में टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर सर्वेंट एम्प्लॉय ने अपॉइंट किया, तो उस केस में क्या बन जाएगा ये पार्ट, कि टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। उसका थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, और पॉइंट क्या बोलते हैं, फोर्थ। मैंने बार बार आपको बताया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 पॉइंट फोर्थ, जिसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन। सर्वेंट किसने अपॉइंट करा, एम्प्लॉय ने। एम्प्लॉय की जो भी ऑब्लिगेशन है, जो भी कॉस्ट आ रही है, वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो उस केस में वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है। इसका मतलब पहली कैटेगरी आ गई अपनी, टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ वाला पार्ट बन गया, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 उसका फोर्थ पॉइंट। जैसे मैंने बोला कि बिजली का बिल मेरे नाम पे आता है, चिराग के नाम पे, लेकिन कौन पे कर देता है, एम्प्लॉयर। तो मैंने क्या बताया था, वो टैक्सेबल है। किस पॉइंट में आएगा, इस वाले सेक्शन में, 17 सबसेक्शन 2 4 पॉइंट में। तो वैसे ही सोच के चलना। पिछली वीडियो में मैंने आपको बाइक वाला बताया था कि एम्प्लॉय क्या है, ओनर है, जो मेंटेन करके बैठा है किसका, उस मोटरसाइकिल को, लेकिन खर्चे जो कौन बियर कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, पर्सनल पर्पज के लिए। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है।
तो इसका मतलब वो टैक्सेबल बन जाएगा जो भी खर्चा हो रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी यही बोल रहा है। लेकिन मेन कंटेंट क्या है हमारा, ये वाला, ये तो बात की बात थी, ठीक है ना। मेन कंटेंट क्या है कि अगर सर्वेंट एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है तो जो भी खर्चा होगा वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। फिर अलग से ये देख लेना, ठीक है। फिर ये बोल रहा है कि अगर मान के चलिए कि मेरा घर नहीं था, चिराग का नहीं था, चिराग क्या कर रहा था, मुंबई में रह रहा था, जयपुर में नहीं मुंबई में, तो कंपनी ने ABC लिमिटेड ने उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ मान के चलना माली भी दिया है, गार्डनर भी दिया है, ठीक है, तो वो टैक्सेबल नहीं बनता। मतलब गार्डनर की अगर फ्री फैसिलिटी दी है तो वो टैक्सेबल नहीं बनती, वो टैक्स फ्री हो जाती है, याद रखना। अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन है, मेरा खुद का घर होता और खुद के घर पे अगर मुझे गार्डनर की फैसिलिटी दी है तो वो टैक्सेबल है। लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन, मुझे रहने की फ्री जगह दी जा रही है, जो मैंने आपको बताया था रेंट फ्री अकोमोडेशन में जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है, तो उसमें अगर मुझे गार्डनर की फैसिलिटी भी दी जा रही है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन जो कि एम्प्लॉयर द्वारा ओन्ड है, याद रखना ये भी मेन कंडीशन है, जो एम्प्लॉयर द्वारा ओन्ड होना चाहिए, एम्प्लॉयर उसका मालिक होना चाहिए, इज प्रोवाइडेड विद गार्डनर, देन गार्डनर सैलरी एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ गार्डन शैल नॉट बी टैक्सेबल, एग्जम्प्ट होती है। अच्छी बात है, वैसे टैक्सेबल, लेकिन यहाँ पॉइंट में क्या बोल दिया, एग्जम्प्ट। फिर क्या बोला, एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस फ्रॉम अबव वैल्यू, ये मैंने बताया था। सी पॉइंट, डोमेस्टिक सर्वेंट अलाउंस गिवन टू एम्प्लॉइज फुली टैक्सेबल। देखिए ये तो आपको वैसे पता है, सर्वेंट अलाउंस जैसे DNS अलाउंस बोलते हैं, सिटी कंपनसेटरी बोलते हैं, फूड बोलते हैं अलाउंस, डिनर अलाउंस बोलते हैं। तो अलाउंस जब भी आएगा तो वो तो क्या है, फुली टैक्सेबल होगा। हम फैसिलिटी की बात कर रहे हैं जबकि इसमें अलाउंस आ गया तो वो तो फुली टैक्सेबल है, चाहे कोई सा भी एम्प्लॉय हो। फिर बोल रहा है रिम्बर्समेंट ऑफ सर्वेंट सैलरी बाय द एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। देखिए रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है, जितने भी केसेस देखोगे जब भी रिम्बर्समेंट का पार्ट आएगा तो रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है कि देखिए एम्प्लॉय ने अपॉइंट नहीं करा, रिम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है कि भाई एम्प्लॉय ने कोई सर्वेंट क्या करा होगा, ढूंढा होगा कहीं ना कहीं से, अपने आस पड़ोस से किसी को बोला होगा, वो सर्वेंट आ गया, एम्प्लॉय ने उससे बात कर दी। अब सारी जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की वाइफ ने बात कर ली उस सर्वेंट से, जिम्मेदारी किसकी है, उस पति की, क्योंकि पत्नी ने क्या कर दी, बात कर ली सर्वेंट से, वो कल से आ गई, काम कर रही है, उसका जो भी चार्जेस लग रहा है उसको किसको पे करना पड़ेगा, एम्प्लॉय को पे करना पड़ेगा। एम्प्लॉय ने अपनी जेब से पे कर दिया, लेकिन एम्प्लॉय ने क्या बोला, मैं आपको रिम्बर्स कर दूंगा। तो यहाँ पे ये जो रिम्बर्समेंट का पार्ट है वो ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए ही टैक्सेबल होगा, समझ गए। तो यहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक। अब देखिए इसको चाहे आप एक एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हो, इससे आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे ये दे रखा है, वैसे मैं एग्जाम्पल कराता नहीं क्योंकि सिंपल है। देखिए बोल रहा है श्री भगवान हैज़ बिन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग सर्वेंट बाय हिज एम्प्लॉयर, नाम भी क्या है, श्री भगवान। तो ये बोल रहा है वॉचमैन अपॉइंटेड बाय एम्प्लॉयर 2000 रुपीज़ पर मंथ। अब देखिए वॉचमैन किसने अपॉइंट किया, एम्प्लॉयर ने। यहाँ पे दो केस दे रखे हैं कि अगर वो स्पेसिफाइड है और अगर वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है। तो मैंने क्या बताया, अगर एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है तो 2000 इंटू 12 के हिसाब से 24,000 टैक्सेबल। लेकिन बाकी नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए क्या होगा, वो टैक्स फ्री होगा अगर एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया, ठीक है। लेकिन अगर एम्प्लॉय ने या उसकी वाइफ ने, तो देखिए एम्प्लॉय की वाइफ ने अपॉइंट किया किसको, कुक को, ये भी सर्वेंट है, तो 3000 इंटू 12 36,000 सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अगर एम्प्लॉय ने या एम्प्लॉय की वाइफ ने, जैसे स्वीपर की बात कर रहे हैं, तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। मैड सर्वेंट, ठीक है, तो ये क्या है, एम्प्लॉयर 1000 पर मंथ, तो कहाँ होगा टैक्सेबल, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि किसने अपॉइंट करा है, एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया है। अब देखिए गार्डनर, गार्डनर में नहीं ला रहा है, क्यों आ रहा है, वैसे तो आप क्या बोलेंगे सर, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए अगर एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है तो आपने क्या बताया था, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, श्री भगवान हैज़ ऑल्सो बिन प्रोवाइडेड ए रेंट फ्री अकोमोडेशन विच इज़ ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। तो अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन के साथ गार्डनर की फैसिलिटी भी दी जाए तो वो टैक्स फ्री हो जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि जनरली नॉन स्पेसिफाइड के लिए तो वैसे भी क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर अपॉइंट करता है तो निल होता है, लेकिन जैसे ही रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया गया तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए भी क्या हो गया, निल हो गया। फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्वेंट फैसिलिटी। तो मैंने हल्के से पॉइंट बताया, सिंपल सा है, अगर आपको ये स्क्रीनशॉट खींचना है तो खींच लेना, वैसा आपको देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सिंपल पार्ट होते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। अब देखिए थर्ड वाले पॉइंट में क्या बोल रखा है, गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी, रूल 3(4), ये बोला इट इज़ टैक्सेबल ऑन द फॉलोइंग बेसिस। अब देखिए सेम पार्ट है, सबसे पहले ये देखिए ये वाला, ये थोड़ा नीचे हो गया, फैसिलिटी इज़ इन द नेम ऑफ एम्प्लॉयर। अगर जो फैसिलिटी है गैस की, इलेक्ट्रिसिटी ये बोल रहा है, वाटर फैसिलिटी, ये कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है। अब मान के चलिए कि अगर एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉयर खुद के सोर्स से दे रहा है, मतलब जैसे मेरा वाटर का काम है, वाटर टैंकर्स जो भी होते हैं, तो मैं अगर अपने एम्प्लॉयज़ को वाटर टैंकर प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, मतलब पानी की जो भी कॉस्ट है। इसी तरीके से मान के चलिए जैसे LPG गैस होता है, आपको पता है
खाना बनाने के लिए जो गैस होता है। तो मेरी खुद की क्या गैस कंपनी है, एलपीजी गैस की कोई कंपनी है, मैंने अपने एम्प्लॉय को एलपीजी गैस की फैसिलिटी दी, तो मेरी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक, अगर मेरी फैसिलिटी नहीं होती एलपीजी गैस की, मेरा तो जनरली क्या है, फर्नीचर का काम है, मान के चलिए कि कोई मैं फर्नीचर लिमिटेड नाम से कंपनी हूँ कोई भी, ठीक है, जैसे ABC फर्नीचर लिमिटेड हूँ मैं, और मैंने एम्प्लॉय को क्या करा, गैस की फैसिलिटी दे दी, एलपीजी गैस की। तो ये बोल रहा है कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम अदर एजेंसी, दूसरी कोई भी एजेंसी जो भी एलपीजी गैस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। आपको पता है कि जैसे आपके यहाँ पे आसपास क्या होती है, एजेंसी होती है गैस से रिलेटेड, जो कि आपको गैस दे के जाती है। कईयों की तो क्या होती है, घर पे ही आती है डायरेक्टली, लेकिन आपको पता है कि कई जने क्या करते हैं, गैस सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं एजेंसी के थ्रू। तो एजेंसी कौन सी होगी, जो जनरली आपसे चार्जेस ले रही होगी। तो ये बोल रहा है फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम अदर एजेंसी, प्राइसेस पेड टू सच एजेंसी। तो जो ABC लिमिटेड है वो उस गैस एजेंसी को जो भी प्राइसेस पे कर रहा है, या मान के चलिए कि अगर आप पे कर रहे हो और सामने वाला एम्प्लॉयर आपको रिम्बर्स कर रहा है, तो एक तरीके से आपके लिए टैक्सेबल फैसिलिटी बन जाएगी। तो ये बोला टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़। तो जब भी अगर एम्प्लॉयर के नेम पे गैस फैसिलिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आ रही है, वाटर फैसिलिटी आ रही है, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगी। और सेम उसका पार्ट कि अगर वो एम्प्लॉय के नेम पे आ रही है, कि एम्प्लॉय ने अपने पर्सनल नेम पे गैस कनेक्शन ले रखा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले रखा है, बिल जो भी नाम पे आता है वो किसके नाम पे आता है, एम्प्लॉय के नाम पे आता है, तो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन हो गई। और पे कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो उस केस में क्या हो गया, वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये किसका पार्ट बन जाएगा, एक तरीके से सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 उसका 4 पॉइंट, जो कि क्या बोलता है कि सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होता है। याद रखना, जब भी एम्प्लॉय के नाम पे बिल बनता है, गैस का जो भी कनेक्शन है वो किसके नाम पे, एम्प्लॉय के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, वाटर का कनेक्शन किसके नाम पे, एम्प्लॉय के नाम पे तब। लेकिन अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है, यानी एम्प्लॉयर के नाम पे है और आपको फ्री फैसिलिटी दी, तो अगर उसके खुद के सोर्स हैं तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बाहर से प्रोवाइड किए तो उस केस में जो भी कॉस्ट आ रही है बाहर की, मतलब जो एक्चुअल में अमाउंट पे करा है उन एजेंसी को, वो पार्ट आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट, ठीक है। तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ में हमेशा देखना एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, अपने नाम से प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन जैसे ही एम्प्लॉय करेगा तो वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए हो जाएगी। Where the employee is paying any amount for such facility, the amounts so paid by employee shall be reduced from the value determined above। सीधी सी बात, लेस कर देना है। जो भी एम्प्लॉय से अमाउंट रिकवर किया गया है, फ्री फैसिलिटी थी पर उसमें से कुछ रिकवर कर लिया तो लेस कर दो, बाकी टैक्सेबल फैसिलिटी होगी, जैसे ऊपर मैंने बताया था आपको। अब देखिए फोर्थ में क्या बोल रखा है, वैल्यूएशन ऑफ परक्यूटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री एजुकेशन। देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, ये रूल 35 दे रखा है। ये बोल रहा है कि फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई है डायरेक्टली, ठीक है, उसके फैमिली मेम्बर को नहीं, अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड की गई है, जैसे ट्रेनिंग दे दी कोई, आपको पता है कि ट्रेनिंग देते हैं तो एक तरीके से एजुकेशन ही प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ठीक है, कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे एक तरीके से बिजनेस से रिलेटेड ही है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट टैक्सेबल। फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, तो नॉर्मली क्या बोलोगे, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड भी दे दी चाहे ट्रेनिंग से रिलेटेड दे दी, वो टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया, फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू फैमिली मेम्बर, अगर फैमिली मेम्बर को दे दी जाती है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। याद रखना ये क्या बोल रहा है कि एम्प्लॉयर का खुद का क्या है, इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन की बात कर रहे हैं। तो क्या पता एम्प्लॉयर का कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, ऐसे बोल सकते हैं, कोई स्कूल हो। तो अगर आपके जैसे मैं बोल सकता हूँ फैमिली मेम्बर में क्या आ गए, बच्चे आ गए, ये पार्ट आ जाएंगे। और हाँ, बच्चों में जनरली आप ये भी बोल सकते हो कि अडॉप्टेड चाइल्ड भी आ जाएगा, स्टेप चाइल्ड भी आ जाएगा, ठीक है, जो अडॉप्ट किया हुआ है या सौतेला बेटा वो भी आ जाएगा एक तरीके से। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएगा, यानी अगर मैं बोलूँगा कि मेरा कोई पोता है, वो जनरली नहीं आएगा, कोई इललेजिटिमेट चाइल्ड है वो जनरली नहीं आएगा। तो ये बोल रहा है कि फैमिली मेम्बर में ये भी आ जाएगा। देखिए पति है, हस्बैंड है, तो पत्नी भी आ जाएगी एक तरीके से। अब ऐसे तो पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स कौन सी फ्री एजुकेशन लेंगे, जनरली तो क्या होगा, बच्चों के केस में होगी। तो मोस्टली ये इनके लिए ही प्रोवाइड की गई है। अगर मान के चलिए एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है, एम्प्लॉय को एजुकेशन, वो तो वैसे भी उसके लिए टैक्सेबल नहीं है, लेकिन उसके फैमिली मेम्बर को दी जाती है, तो क्या बोल रहा है कि फैसिलिटी जो भी प्रोवाइड की गई है वो एम्प्लॉयर द्वारा ओन किए गए इंस्टीट्यूशन में, जो भी स्कूल हो गया या जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, वो एम्प्लॉयर का है। तो उस केस में क्या बोल दिया, जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, जितना भी पार्ट आ रहा है वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन चिल्ड्रन के केस में 1000 पर मंथ तक का पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है, 1000 पर मंथ तक का पार्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है। अब देखिए इसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस से मत कंपेयर करना, वहाँ पे आप क्या बोलते हो, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, वो अलाउंस है, ये फैसिलिटी है। यहाँ पे चिल्ड्रन की कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी बच्चे, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, पर चाइल्ड पे 1000 पर मंथ की क्या मिल जाती है आपको, एक तरीके से एग्जम्पशन मिल जाती है।
अब बाकी सारे मेंबर्स के लिए जैसे मैंने बोला कि बच्चे नहीं है, पत्नी, अगर पत्नी क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो उस केस में चाहे उसको 500 पर मंथ भी एम्प्लॉयर फैसिलिटी दे देता है, किसको, एम्प्लॉय को, कि 500 रुपीज़ पर मंथ, चाहे 1500 भी दे देता है, तब भी वो पूरा का पूरा पार्ट टैक्सेबल वैल्यू ही कहलाएगा। ये सिर्फ बच्चों के केस में। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू एन एग्जम्पशन ऑफ 1000 पर मंथ पर चाइल्ड शैल बी टैक्सेबल। अब यहाँ स्टार बना के दे रखा है, तो अभी मैं नीचे पॉइंट बताऊंगा एक। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सिमिलर इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, क्योंकि एम्प्लॉयर खुद के इंस्टीट्यूशन में दे रहा है, तो आपको पता है कि आपके एरिया में भी कोचिंग होती है, आपके एरिया में भी स्कूल होते हैं, तो उसी लोकेलिटी में जो स्कूल है जो फीस ले रहे हैं, क्योंकि क्या पता एम्प्लॉयर ने जानबूझ के कम वैल्यू दिखा रखी है जिससे एम्प्लॉय का टैक्स कम बने। तो एक तरीके से क्या हो गया, मान के चलिए कि एडमिशन बोल रहा हूँ सॉरी, मंथली जो फीस आती है स्कूल की, वो अगर है ना आप देखते हो नॉर्मल बनती है 2000 रुपीज़ पर मंथ, लेकिन आपका जानबूझ के 800 रुपीज़ पर मंथ दिखा रखा है, जिसके थ्रू वो क्या आ जाएगा 1000 पर मंथ में आ जाएगा और एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ऐसा हो गया। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, जानबूझ के ऐसा कर सकता है, तभी क्या बोल दिया, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन। तो आपको पता है कि दूसरे स्कूल में या दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ट्यूशन फीस क्या होगी, या दूसरे स्कूल में जो भी मंथली फीस है वो क्या होगी। मान के चलिए वहाँ पे पता चला कितनी है, 2500 है। तो एक तरीके से यही आपका टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पशन 1000 पर मंथ की दे रखे हैं, तो कुछ स्कॉलर, कुछ विद्वान क्या बोलते हैं कि मान के चलिए अगर 1500 पर मंथ की फैसिलिटी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की तो 500 ही टैक्सेबल होगी, और कुछ क्या बोलते हैं पूरी टैक्सेबल होगी। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने क्या करा, एक डिसीजन दिया हुआ था, ये रहा, ये बोल रहा है हावर ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस डायरेक्टर दिल्ली पब्लिक स्कूल 202 टैक्समैन 318, ये केस का नाम है, हैज़ हेल्ड दैट इफ वैल्यू ऑफ पर्क्स एक्सीड ₹1000 देन एंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल। लेकिन इसके लिए अभी स्पेसिफिक कोई नोटिफिकेशन नहीं आई अलग से। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे 1200 का अमाउंट मान के चलिए फैसिलिटी प्रोवाइड की एम्प्लॉयर ने, तो वो 200 रुपये टैक्सेबल कर लेते हैं, और कुछ स्कॉलर क्या करते हैं पूरा 1200 का अमाउंट टैक्सेबल बोल देते हैं, क्योंकि ये 1000 से ऊपर आ रहा है। बाकी सारे मेंबर के लिए तो वैसे भी टैक्सेबल है, लेकिन मेन दिक्कत किस में, चिल्ड्रन में। ठीक है, तो आपके ऊपर है। जनरली मैं तो क्या मानता हूँ, कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग मानता हूँ। तो अगर मुझे क्वेश्चन में दिख जाता है 1400 रुपीज़ पर मंथ फैसिलिटी एक तरीके से एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को प्रोवाइड की है उसके बच्चों के लिए, तो उस केस में मैं पूरा का पूरा 1400 ही टैक्सेबल मान लेता हूँ, क्योंकि कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, हाई कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। देन एंटायर अमाउंट शैल बी टैक्सेबल, तो मैं पूरा 1400 मानता हूँ, ना कि 400। अब कुछ लोग 400 मानते हैं, मैं 1400 मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे ये बोल रखा है कि इस केस में तो ये पार्ट आएगा, और अदर फैमिली मेंबर के केस में क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन इन सिमिलर इंस्टीट्यूशन शैल बी टैक्सेबल। तो मैंने क्या बताया, चाहे वो 600 पर मंथ हो, चाहे वो 1600 हो, यानी 1000 से कम भी हो, लेकिन वो बच्चे के केस में नहीं है, अदर फैमिली मेंबर के केस में, तो वो पूरी टैक्सेबल हो जाएगी। 600 पर मंथ भी टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन बच्चे के केस में 1000 पर मंथ एग्जम्प्ट है। उससे ऊपर जो पार्ट है तो मैं पूरा का पूरा लेता हूँ, कहने का मतलब 1500 तो पूरा 1500 ले रहा हूँ, ये नहीं कि 500। 1600 है तो पूरा 1600 ले रहा हूँ, ना कि 600, क्योंकि मैं कोर्ट के केस के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल दिया, फैसिलिटी प्रोवाइडेड इन एनी इंस्टीट्यूशन। अब देखिए ये एन इंस्टीट्यूशन किसका था, एम्प्लॉयर का। यहाँ पे क्या बोल दिया, किसी और इंस्टीट्यूशन में नोट ऑन्ड बाय द एम्प्लॉयर बाय रीजन ऑफ इज बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉयमेंट में एक टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रोजगार में, किसके रोजगार में, एम्प्लॉयर के अंडर में काम कर रहा है। तो देखिए इसमें जनरली यही है इसका मतलब, कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो एम्प्लॉयर ने ओन नहीं कर रखा, एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, किसी और इंस्टीट्यूशन में जो उनके फैमिली मेम्बर है उनको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अब वो किसकी वजह से, क्योंकि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयमेंट का कोई टर्म है, जिसमें क्या बोल सकते हैं, वो ये बोल रहा है कि मेरा जो इंस्टीट्यूशन है ओन किया हुआ मेरा खुद का है, उसमें मैं आपके फैमिली मेम्बर को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं दूसरे इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी टर्म्स का पार्ट है कि आपके फैमिली मेम्बर हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, यानी मैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो तब भी यही पार्ट आएगा सेम टू सेम। चाइल्ड के केस में सेम यही पार्ट, और अदर फैमिली मेम्बर के केस में भी वही, कि सिमिलर इंस्टीट्यूशन में क्या कॉस्ट आ रही है, क्योंकि आसपास आपको पता है कि आपके लोकेलिटी के पास में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत सारे स्कूल होते हैं, उसके हिसाब से कॉस्ट पता चल जाती है। फिर ये बोला रिम्बर्समेंट ऑफ एजुकेशन एक्सपेंडिचर टू एम्प्लॉय। और देखिए जब भी रिम्बर्समेंट का पार्ट आया तो मैंने आपको क्या बताया कि एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, और कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, या एम्प्लॉय ने क्या कर दिया, अपनी जेब से पे कर दिए, बाद में एम्प्लॉयर ने क्या कर दिया, रिम्बर्स कर दिया, ये पार्ट था।
तो याद रखना जब भी रिम्बर्समेंट का पार्ट होता है या एम्प्लॉयर डायरेक्टली पे करता है तो उस केस में सारे एम्प्लॉयज़ के लिए वो टैक्सेबल होता है। तो अभी आपने जो ऊपर का पार्ट देखा ये सारा स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का पार्ट था, लेकिन जब भी मुझे रिम्बर्समेंट दिख जाता है तो मैं क्या बोलता हूँ भाई, एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि ये सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगा। तो बोल रहा है एक्चुअल रिम्बर्समेंट शैल बी टैक्सेबल, सच रिम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस शैल आल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन फीस हो रही है, अगर उसका रिम्बर्समेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट कर रही है, तो उस केस में भी वो टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। जो भी ट्यूशन फीस है वो उनके लिए टैक्सेबल वैल्यू का पार्ट बन जाएगा, ये बोल रहा है। और देखिए मैंने नीचे आपको बताया अलग से, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था बोल के, हु इज चार्जेबल इन केस ऑफ रिम्बर्समेंट और स्कूल फीस ऑफ फैमिली मेंबर ऑफ द एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर डायरेक्टली टू द स्कूल। इसका मतलब क्या है, याद रखना, देखिए एम्प्लॉयर ने कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी, एम्प्लॉय ने खुद ने स्कूल ढूंढा होगा फैमिली मेम्बर के लिए, मान के चलिए बच्चों के लिए, ठीक है, फीस अपनी जेब से दी होगी, तो रिम्बर्समेंट का पार्ट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, ऐसा हो सकता है। या जब स्कूल ढूंढा और एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को बता दिया कि मैंने पर्टिकुलरली स्कूल ढूंढ लिया है, इसमें मैं अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, तो एम्प्लॉयर क्या बोलेगा कि मैं डायरेक्टली पेड कर देता हूँ, तो उस केस में सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबिलिटी का पार्ट बनेगा, न कि सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए। लेकिन इन एनी अदर केस का मतलब क्या है कि एम्प्लॉयर खुद का स्कूल चला रहा है या खुद का स्कूल नहीं है लेकिन उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है, क्या बोल रहा है कि इस स्कूल में चले जाइए, यहाँ पे आप पढ़ा सकते हो अपने बच्चे को, जो भी चार्जेस होंगे मैं पे करने के लिए तैयार होगा। तो उस केस में एम्प्लॉयर ने एक तरीके से बताया, फैसिलिटी प्रोवाइड की है, तो उस केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का पार्ट आएगा। कहने का मतलब नॉर्मल सा पार्ट है कि अगर आप ये वाला पॉइंट देखोगे तो इस केस में स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ का केस आएगा, लेकिन जब आप ये वाला रिम्बर्समेंट का पार्ट देखोगे तो इसमें ऑल एम्प्लॉयज़ का पार्ट आएगा। ऑल एम्प्लॉयज़ का मतलब क्या हो गया, स्पेसिफाइड भी है और नॉन स्पेसिफाइड भी है। तो देखिए मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये टिपिकल लगने लग जाता है, इसलिए ये बोल रहा है 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड शैल बी एग्जेम्प्टेड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। चाहे 3 बच्चे हो चाहे 4 हो, तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड की रेस्ट्रिक्शन सिर्फ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में और वो हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस चिल्ड्रन से रिलेटेड उसमें देखते हो, अलाउंसेज में देखते हो। ये बोल रहा है चाइल्ड इंक्लूड अडॉप्टेड चाइल्ड, स्टेप चाइल्ड ऑफ द ससी, बट डज नॉट इंक्लूड ग्रैंड चिल्ड्रन, ठीक है, और इललेजिटिमेट चाइल्ड। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द अबव वैल्यू। देखिए ये तो बार बार आता है, आपको पता है, लेस कर दो जो भी आपसे अमाउंट रिकवर किया गया है, एम्प्लॉयर ने जो भी आपसे अमाउंट ले लिया लेस कर दो। फिर बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन मेड अंडर एजुकेशनल ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द चिल्ड्रन ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय इज नॉट टैक्सेबल। तो कोई एजुकेशनल ट्रस्ट क्रिएट की गई है पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके बच्चों का जो भी एक तरीके से क्या है अमाउंट है वो कॉन्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, इज़ नॉट टैक्सेबल। और एक और चीज़ रखना कि अगर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, एक एम्प्लॉय के बच्चे को अगर स्कॉलरशिप दी जाती है, किसने दी, एम्प्लॉयर ने दी, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। ये मैंने कहीं लिखा नहीं है लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगर बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, एम्प्लॉय के बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है जो कि एम्प्लॉयर दे रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होती, वो टैक्स फ्री होती है, ये भी याद रख लेना। अब देखिए 5वां पॉइंट क्या बोल रहा है, देखिए अब इसमें क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ पर्क्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्री ट्रांसपोर्ट, इसको मैं नॉर्मल बोलता हूँ फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो इसमें यार रखना, ये बोल रहा था फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ये बोल रहा है केस में इफ़ एम्प्लॉयर इज एंगेज इन ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, ये मेन है, ठीक है। अगर एम्प्लॉयर, मान के चलिए, देखिए एम्प्लॉयर के लिए बोल रहा है कि एम्प्लॉयर जो भी ओनर है वो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में होना चाहिए, और वो जो एम्प्लॉयर है वो आपको क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी फ्री में दे रहा है। तो मेन क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस भी उसका। अब देखिए इसमें रेलवे और एयरलाइन का पार्ट छोड़ देना, नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन सा देखोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है ना, जैसे बस हो गया एक तरीके से, तो वो देखोगे। रेलवे वाला पार्ट और एयरलाइंस का पार्ट छोड़ देना, आप नॉर्मल बस का पार्ट देखोगे। अब देखिए अगर आप किसी कंपनी के कर्मचारी हो जो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, जैसे मान के चलिए कि वही मैंने एग्जांपल बोल दिया XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ठीक है, वो आपको यानी मुझे, चिराग को और उसके फैमिली मेंबर को भी क्या कर रही है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है फ्री ट्रांसपोर्ट की। तो उस केस में बोल रहा है टैक्सेबल पार्ट क्या रहेगा आपके लिए, एम्प्लॉय के लिए, अमाउंट चार्ज फ्रॉम द पब्लिक फॉर सच फैसिलिटीज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। यानी वो अगर कंपनी, ट्रांसपोर्ट कंपनी मेरे को क्या बोलती है, या मान के चलिए, देखिए मैंने जो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस बोला, ये मान के चलिए कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी एक तरीके से, तो बसेस चलाती है, वो क्या बोलती है कि आप राजस्थान में पूरा घूम सकते हैं। अब चिराग और उसके जो भी एक तरीके से फैमिली मेम्बर है वो आराम से क्या करते हैं, राजस्थान में कहीं भी ट्रैवल पे चले जाते हैं, किसके थ्रू, इनकी कंपनी की बसों के थ्रू,
और एक तरीके से कुछ भी चार्ज नहीं लगता। तो इस केस में क्या होगा, जो भी टैक्सेबल वैल्यू कि दूसरी पब्लिक से जो भी अमाउंट चार्ज किया जाता है तो वो आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी चिराग के लिए। तो बोल रहा है अमाउंट चार्ज फ्रॉम पब्लिक फॉर सच फैसिलिटी इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। इन एनी अदर केस क्या बोल रहा है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयर फॉर सच फैसिलिटी इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ ऑल एम्प्लॉय। और ये भी याद रख लेना कि ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके से वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही काम हो, गुड्स से रिलेटेड भी हो सकता है, गुड्स को कैरी करने का काम भी कर सकती है। ज़रूरी नहीं सिर्फ पैसेंजर से रिलेटेड ही हो, गुड्स से रिलेटेड भी हो सकती है कि आपको जैसे अपने गुड्स को कहीं और भिजवाना है तो वो कंपनी आपको क्या करती है, फ्री में फैसिलिटी प्रोवाइड कर लेती है। क्यों, क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो। आपके फैमिली मेम्बर को कोई गुड्स कहीं पे पहुंचाना है तो कंपनी आपको फ्री में फैसिलिटी दे देती है। तो अगर वो पब्लिक से क्या चार्ज करती है वही आपके लिए टैक्सेबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। अदर केसेस में क्या आएगा, जो भी एक्चुअल कॉस्ट लग रही है एम्प्लॉयर के लिए, जो भी वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, और बाकी अदर केसेस में क्या बोल दिया, सारे एम्प्लॉयज़ के केसेस में टैक्सेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन को एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो वो सारे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। ये बोल रहा है इन केस अबव फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ रेलवे, अगर रेलवे के एम्प्लॉयज़ को सेम ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है या एयरलाइन के एम्प्लॉयज़ को फ्री फैसिलिटी ट्रैवल की, नथिंग शैल बी चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, तो उनके लिए टैक्स फ्री होता है। एनी अमाउंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय फॉर सच फैसिलिटी शैल बी रिड्यूस फ्रॉम द अबव वैल्यू, आपको पता है। फिर वैसे कन्वेंस फैसिलिटी बोल रहा है प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, वही घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आना, तो उस केस में वो टैक्सेबल नहीं रहेगा। ये तो हमने पहले भी देखा था, नॉर्मल सा पार्ट। इसी तरीके से याद रखना कि एक तरीके से ये भी बोल देते हैं कि अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है उसके बाद उसके परिवार वालों को है ना फ्री फैसिलिटी दी जाती है ट्रैवल की। एक तरीके से मान के चलिए ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या करती है, जैसे किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को प्रोवाइड करती है, तो वो भी टैक्स फ्री होती है। मैंने लिखा नहीं है कहीं, लेकिन नॉर्मल सोच लीजिए कि अगर उसके फैमिली को मिलेगी तो वो टैक्स फ्री हो जाएगी। या कोई रिटायर्ड हो गया एम्प्लॉय, उसके बाद उसको क्या की जाती है, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती है, तो वो टैक्स फ्री होती है, टैक्सेबल नहीं होती। जब तक वो काम कर रहा है तब तक एक तरीके से क्या है, टैक्सेबल फैसिलिटी मानी जाएगी। जब उससे नहीं लिया जाए, अगर लिया जा रहा है जितना भी अमाउंट वो लेस कर दिया जाएगा जो बी पॉइंट के अकॉर्डिंग बोल रखा है। तो सिंपल सा पॉइंट है। अब देखिए थर्ड कैटेगरी आ गई, टैक्स फ्री पर्क्स ओनली फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। ओनली नहीं बोलना, टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, इसका मतलब ये। तो ऐसी फैसिलिटीज़ या ऐसे बेनिफिट्स जो सारे एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्टेड होते हैं। ये 1 to 20 पॉइंट है, मैंने ऊपर ऊपर कवर किए हैं, एक बार सीधा उस पॉइंट में आपको ले चलता हूँ। अब देखिए बोला टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सिंपल सा पार्ट है। ये आपने क्या कर रखा होगा, जो भी पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी, कहने का मतलब जो भी टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, और जो आपने अभी सारे के सारे फैसिलिटीज़ के पार्ट देखे जो कि किसके लिए थे, टैक्सेबल पर्क्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, उसमें जहाँ जहाँ आपने एग्जाम्पशन देखी तो सिमिलर पॉइंट ही आपको मिलते जाएंगे। देखिए मैं एक एक करके आपको बता दूंगा जहाँ जहाँ मुझे लगेगा। ये बोल रहा है फॉलोइंग पर्क्स आर एग्जेम्प्टेड इन हैंड ऑफ एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉयज़ के हैंड में टैक्स फ्री है, चाहे वो स्पेसिफाइड हो चाहे वो नॉन स्पेसिफाइड हो। ये बोला टी और स्नैक्स, तो आपको बताया कि मैंने किस में बताया था, फ्रिंज बेनिफिट और अमेनिटीज़ में। आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको वो कंसेशनल रेट ऑफ लोन वाला पार्ट या इंटरेस्ट फ्री लोन वाला पार्ट बताया था, उसके बाद फ्री मील का पार्ट आया था, उसमें बताया था। तो देखिए क्या बोला, टी सिमिलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस एंड स्नैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग वर्किंग आवर। तो ऑफिस आवर्स के दौरान अगर ये प्रोवाइड किए गए हैं, टी जो नाश्ता पानी बोलते हैं एक तरीके से, समोसे कचौरी, ये आपको प्रोवाइड कर दिए गए हल्का फुल्का, और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो वो टैक्सेबल नहीं होते, टैक्स फ्री होते हैं। फूड प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर इन वर्किंग प्लेस। वैसे देखिए आप इस पर्टिकुलर पॉइंट में 50 रुपीज़ पर मील तक बोल सकते हो एग्जाम, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑफिस आवर के दौरान एक तरीके से कि आपको फ्री मील मिल रहा है, जो भी वाउचर मिल रहे हैं या ईटेबल एक तरीके से वाउचर मिल रहे हैं, तो आपको पता है कि उनको आप फूड वाउचर जो भी मिल रहे हैं उनको आप क्या कर सकते हो, फूड के थ्रू ही ट्रांसफ़र कर सकते हो। कहने का मतलब वाउचर की जगह और कुछ अमाउंट नहीं ले सकते हो। तो आपको पता है कि वो 50 रुपीज़ पर मील तक एग्जाम्प्ट होते हैं और उसके बाद टैक्सेबल होते हैं। जैसे अगर 70 रुपीज़ पर मील की आपको सर्विस प्रोवाइड की गई, किसने, एम्प्लॉयर द्वारा, तो 20 रुपीज़ आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगा, तो बाकी आपका एग्जाम्प्ट है। ऐसे बोल सकते हैं। रिक्रिएशनल फैसिलिटी एक तरीके से आपके एन्जॉयमेंट के लिए कह रहा है, रिक्रिएशनल फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब सारे एम्प्लॉयज़ को सिमिलर फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। आपको पता है कि घूमने के लिए लेगा एक तरीके से, एन्जॉयमेंट के लिए कुछ ना कुछ, स्पा हो गया इसने बोल दिया, या प्लेग्राउंड पे ले गए, ये हो गया स्विमिंग पूल। तो इस तरीके से अलग अलग रिक्रिएशनल फैसिलिटी से रिलेटेड पार्ट किया जाता है, तो वो सबके लिए एक तरीके से क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। गुड सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, गुड मैन्युफैक्चर्ड बाय एम्प्लॉयर एंड सोल्ड बाय हिम टू हिज एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट्स, नॉट फ्री। ये बोल रहा है कि फ्री नहीं, कंसेशनल रेट पे दिया गया है तो वो एग्जाम्प्ट होगा।
फ्री नहीं है। अगर फ्री दिया जा रहा है तो वो फैसिलिटी के फॉर्म में एक तरीके से हो गया और वो टैक्सेबल बन जाएगा मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि फ्री नहीं है। कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड, अब देखिए ये तो आपको पहले से ही पता है, टू एम्प्लॉय फॉर जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा। ये मैंने आपको बताया कि घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, उसके लिए जो भी आपको कैब फैसिलिटी या जो भी आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वो टैक्सेबल नहीं होती, वो एग्जेम्प्टेड होती है। इसी तरीके से हाई कोर्ट के जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, तो ये क्या होती है, एग्जेम्प्टेड होती है, टैक्सेबल नहीं होती। फिर देखिए बोला ट्रेनिंग, अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग एक्सपेंसेस फॉर सच ट्रेनिंग। तो जो भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई उसमें जो जाने के आने के जनरली जो भी खर्चे लग रहे हैं ट्रैवल के, वो भी एक तरीके से क्या बोल रहा है, कह रहा है ना, इसी तरीके से वहाँ पे ठहरने के, बोर्डिंग एंड लॉजिंग का मतलब क्या हो गया, आप गए वहाँ पे ठहरे कहीं पे, लॉजिंग मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आप ठहर रहे हो कहीं पे। तो बोल रहा है कि जो भी खर्चे लग रहे हैं, इसके अलावा ट्रेनिंग के जो भी खर्चे लग रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड होंगे। अभी अभी मैंने बताया था आपको फ्री एजुकेशन फैसिलिटी में कि जैसे ही एम्प्लॉय को जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो टैक्सेबल नहीं होती, तो उसी तरीके से ट्रेनिंग की फैसिलिटी उसको दी जा रही है तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगी। फिर आपको बोल दिया सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। देखिए ये हमने पहले देखा था, एनी पर्क्स अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय द गवर्नमेंट टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, ये भी आपको पता है। तो कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ये बोल रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन इन सम स्पेसिफिक स्कीम्स। अब देखिए मेरे हिसाब से तो ये स्कीम दे रखी है, इसमें बोल रखा है पहला, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू ए पेंशन और डेफर्ड एन्युटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, एनुअल प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी अफेक्टेड बाय हिम इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय। देखिए अब इसमें तो कोई समझाने का पार्ट है ही नहीं, ये तो आपको याद रखना है कि पेंशन से रिलेटेड एम्प्लॉयर ने क्या करा, कंट्रीब्यूशन करा। एन्युटी स्कीम हो गई जिसमें आपका क्या होता है, एक तरीके से एनुअल अमाउंट, डेफर्ड का मतलब क्या है, रोक के रखा गया, बाद में आपको मिलेगा, जैसे रिटायर होंगे उस समय आपको मिल जाएगा। तो ये बोल रहा है कि एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। वैसे एक ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम हो गई जो कि सारे एम्प्लॉयज़ के एक साथ ले ली जाती है, तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। वैसे ही कोई पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी है, वो एम्प्लॉयर ने क्या कर रखी है, ले रखी है, किसके बिहाफ पे, एम्प्लॉय के बिहाफ पे, यही तो है। तो एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, जो भी एनुअल प्रीमियम पे कर रहा है तो ये भी एग्जेम्प्ट है। लोन्स में जनरली मैंने आपको बताया था कि 20,000 तक का लोन जो भी होता है वो एग्जेम्प्ट होता है, चाहे वो कंसेशनल रेट पे हो चाहे वो इंटरेस्ट फ्री है। तो बोला लोन गिवन एट निल और एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय द एम्प्लॉयर प्रोवाइडेड द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन डज नॉट एक्सीड ₹20,000। ये नहीं कि एक और लोन ले लिया तो टोटल मिला के जो लोन का अमाउंट है वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लोन गिवन एट निल और एट कंसेशनल रेट, आपको पता है कि SBI की रेट चल रही है 9% और एम्प्लॉयर ने आपको 5% पे दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर 20,000 तक का है तो एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन उससे ज़्यादा का है तो जो भी डिफरेंस का पार्ट है और जो इंटरेस्ट का पार्ट आपका निकलेगा वो टैक्सेबल कहलाएगा। इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज स्पेसिफाइड इन रूल 3A, मैंने आपको बताया था इसमें कैंसर आ जाएगा, एड्स आ जाएगा, TB, ट्यूबरक्लोसिस, इस तरीके से बीमारी आ जाएगी। और 3-4 बीमारियां और याद रख लेना, अगर आप रूल 3A देखना चाहते हो तो गूगल पे सर्च कीजिए, बहुत सारी बीमारियों के नाम दिखे हुए आ जाएंगे आपको। तो वहाँ पे क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज स्पेसिफाइड इन रूल 3A। लेकिन अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है और उस डिजीज से रिलेटेड आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया तो उतनी आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, याद रखना, ठीक है। जैसे अगर आपने लोन ले रखा है कितने का, 1 लाख का, इंटरेस्ट फ्री पर्टिकुलर इस डिजीज़ के लिए, अब जो खर्चा हो गया, ठीक है, मान के चलिए कि 60,000 हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से पूरा 60,000 आपको मिल गया इस बीमारी के लिए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो 1 लाख है ना उसमें से आपको 60,000 तो रिकवर हो गए, तो 60,000 जो भी लोन का पार्ट आएगा आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा, यानी उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट निकलेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको वापस से समझा दिया था, तो एक बार जाके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। फिर देखिए मेडिकल फैसिलिटी, ए प्रोविजन ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एट ऑफिस इज एग्जम्प्ट। मेडिकल फैसिलिटी का तो पूरा ही पार्ट अभी हमने क्या करा है, 2 वीडियो पहले जनरली पूरा का पूरा कवर किया है, तो एक बार वो देख लेना। ये बोल रहा है नोट हावर मेडिकल अलाउंसेज इज फुली टैक्सेबल। और एक और याद रखना कि इसको हम वैसे भी क्या बोलते हैं, प्रोविजो बोलते हैं। प्रोविजो मतलब एक्सेप्शन है, क्योंकि इसमें जो भी प्रोविजन कवर होते हैं, जो भी सेक्शंस कवर है एक तरीके से, तो वो एक्सेप्शन की बात करते हैं। एक्सेप्शन मतलब क्या हो गया, जब भी हम सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 की बात करते हैं तो वो टैक्सेबिलिटी के पार्ट को बताता है कि क्या टैक्सेबल वैल्यू एम्प्लॉय की आएगी, जबकि ये एग्जम्पशन की बात बताता है कि फुली एग्जम्पशन कब कब होगा अमाउंट, ठीक है। 11th में क्या बोल दिया, पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स रिक्वायर्ड फॉर डिस्चार्ज ऑफ वर्क, नॉर्मल सा पार्ट है। टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, आपके खूब बार मैंने एग्जाम्पल कवर कराए
या बीच बीच में जब भी मैंने आपको समझाया कि यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स या कुछ भी पार्ट बताया, उसमें ये बताया था कि मोबाइल फैसिलिटीज़ मिलती है तो उस पर जो भी एक्सपेंसेस का पार्ट आ रहा है जो एम्प्लॉयर कर रहा है, चाहे वो डायरेक्ट पेमेंट के फॉर्म में चाहे रिम्बर्समेंट के फॉर्म में, वो एग्जेम्प्ट रहेगा। तो एक्सपेंसेस फॉर टेलीफोन मोबाइल फोन्स एक्चुअली इंकर्ड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर वेदर बाय वे ऑफ डायरेक्ट पेमेंट। इसका मतलब जो भी पर्टिकुलर बिल आ रहा है उसकी जो भी फैसिलिटी है वो किसने प्रोवाइड की है, एम्प्लॉयर ने। याद रखना कि मैंने आपको क्या बता रखा है एक तरीके से, कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सोचना पड़ता है, लेकिन जब एग्जाम्शन का पार्ट है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एम्प्लॉयज़ को दो जनरली ये तो एग्जाम्ट कहलाएगा। तो ये बोला वेदर बाय वे ऑफ डायरेक्ट पेमेंट और रिम्बर्समेंट। तो चाहे एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, डायरेक्ट पेमेंट कर रहा है, जैसे आपको फैसिलिटी दी, मोबाइल किसका है, एम्प्लॉयर के नाम पे है, जो भी सिम है वो किसके नाम पे है, एम्प्लॉयर के नाम पे आपको प्रोवाइड कर देता है। जो भी खर्चे होते हैं वो कौन पे करता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयर पे कर देता है। जो भी बिल आता है वो एम्प्लॉयर के नाम पे आता है, डायरेक्ट पे कर देता है। रिम्बर्समेंट का मतलब क्या हो गया कि जैसे आपके नाम पे एक तरीके से बिल आ रहा है और सामने वाले ने क्या कर दिया, रिम्बर्स कर दिया, क्योंकि आपने पहले पे किया, फिर उसका जो भी अमाउंट बना आपने दिखा दिया कि देखिए मैंने इतना बिल है, इतना पे कर दिया, और सामने वाला एम्प्लॉयर क्या करेगा, आपको रिम्बर्स कर देगा। 13 फ्री एजुकेशन फैसिलिटी। तो ये मैंने अभी भी आपको बताया, जस्ट इसको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। सच फैसिलिटीज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 चिल्ड्रन एज इन केस ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। बोल रहा है कि जैसे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में 2 चिल्ड्रन देखे जाते हैं मैक्सिमम, तो यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अडॉप्टेड और स्टेप चाइल्ड का पार्ट भी आ सकता है, लेकिन उनका पार्ट नहीं आएगा। जो मैंने क्या बताया था अपना, ग्रैंड चिल्ड्रन और इललेजिटिमेट चाइल्ड का पार्ट नहीं आएगा। फिर देखिए कंप्यूटर लैपटॉप का पार्ट भी मैंने आपको बताया था, ये भी जब भी यूज़ करोगे तो ये भी एग्जाम्प्ट होगा। तो ये बोल रहा है कंप्यूटर और लैपटॉप प्रोवाइडेड वेदर टू यूज़ एट ऑफिस। देखिए ऑफिशियल पर्पज़ तो वैसे ही निल होता है, लेकिन घर के लिए भी यूज़ करोगे तब भी क्या होगा, निल होगा। प्रोवाइडेड ओनरशिप इज़ नॉट ट्रांसफर टू द एम्प्लॉय। देखिए ये है ट्रांसफर ऑफ मूवेबल असेट्स, ये अपना समथिंग एच पॉइंट था। इससे पहले मैंने बताया था यूज़ ऑफ मूवेबल असेट्स, उसमें क्या बताया था, कंप्यूटर लैपटॉप की फैसिलिटी क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है, याद रख लेना। लेकिन अगर ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो उस हिसाब से टैक्सेबिलिटी का पार्ट आता है। कैसे आता है, अगर WDV दे रखी है और जो एम्प्लॉय ने खरीदा है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बेचा है, तो परचेज प्राइस अगर कम आ रही है तो जो भी डिफरेंस का पार्ट आ रहा है वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगी, क्योंकि एम्प्लॉय ने सस्ते में खरीदी है, कम पे खरीदी है, ये बोल के चलेंगे। फिर देखिए क्या बोल रहा है, मूवेबल असेट्स सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल असेट्स अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर 10 और मोर ईयर। अब देखिए ये अलग से आ गया, सेल और गिफ्ट ऑफ एनी मूवेबल असेट्स अदर देन कार एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स टू एम्प्लॉय आफ्टर बीइंग यूज्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर 10 और मोर ईयर। यानी इनको छोड़ के एम्प्लॉयर ने क्या करा, जितनी भी मूवेबल असेट्स है अगर उसको 10 साल मिनिमम या उससे ज़्यादा साल के लिए यूज़ किया है और उसके बाद एक तरीके से एम्प्लॉय को सेल कर दिया, एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर दिया, तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबिलिटी का पार्ट नहीं बनेगा। जैसे अभी मैं बोल रहा था ना, WDV माइनस परचेज, ये देखने की जरूरत ही नहीं बनेगी, क्योंकि उसके लिए क्या होगा, एम्प्लॉय के लिए वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। 16 लीव ट्रैवल कंसेशन, पूरा का पूरा अलग से टॉपिक देखा था मेडिकल फैसिलिटी के साथ। रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है, अब रेंट फ्री एकोमोडेशन पूरा देख लिया, इसमें भी कवर किया था। तो देखिए क्या बोल रहा है, रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोवाइडेड टू ए जज ऑफ हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से आपने वो देखा था, ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो भी जनरली इसमें आ गया था। तो एक बार वहाँ से जाके देख लेना या यहाँ पे पढ़ लेना। देखिए एग्जाम्शन के पार्ट हमने बीच बीच में कवर कर रखे हैं, तो वही है। अकोमोडेशन देखिए ये भी हमने अलग से देखा था, किस वाले पार्ट में, जब भी मैंने होटल वाला पार्ट बताया था। तो देखिए बोल रहा है अकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एन एम्प्लॉय इन ए होटल फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 डेज इन एग्रीगेट। तो इसमें मैंने क्या बताया था, एक तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होना चाहिए और होटल में वो 15 दिन से ज़्यादा के लिए नहीं रहा हो, तो उस केस में जो भी फैसिलिटी दी गई है वो टैक्स फ्री होती है। दूसरा क्या था, इन ए रिमोट एरिया टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट ए माइनिंग साइट और एन ऑनशोर एक्सप्लोरेशन साइट और ए प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट और ए डैम साइट और ए पावर जनरेशन साइट और एन ऑफशोर साइट। मैंने रिमोट एरिया आपको बताया था, जो टाउन से 40 किलोमीटर दूर है और जिसकी पॉपुलेशन 20,000 से ज़्यादा नहीं हो। अब देखिए मुझे कुछ कुछ याद है, तो जनरली आपको भी ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट याद रहने चाहिए, ठीक। फिर आपको बोल दिया टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूट। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्यूट पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय with effect from assessment year 2003-4, a new section 10 subsection 10 CC has been inserted which provide that income tax paid by employer on behalf of employee on income being non monetary pursuit is not a taxable pursuit। इसका मतलब क्या है, जो भी नॉन मॉनेटरी अगर पक्ष दे रखे हैं तो वो एक तरीके से एम्प्लॉय के लिए इनकम है, ये बोल रहा है, ठीक है। और उस पर जो टैक्स है वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है।
कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो एम्प्लॉय के लिए क्या होगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। वैसे मैंने क्या बोला था, एम्प्लॉय की कोई भी ऑब्लिगेशन अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो टैक्सेबल होता है, लेकिन यहाँ पे ये नया सेक्शन डाला गया और इस पर्टिकुलर चीज़ को एग्जेम्प्ट कर दिया गया, वो टैक्सेबल परक्यूट नहीं होता। किस पे? नॉन मॉनेटरी पर्क्स पे जो भी टैक्स पे कर रहा है वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है एम्प्लॉय के बिहाफ पे। इसी तरीके से एक ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब फैसिलिटी, नॉर्मल फैसिलिटी दी जाती है तो ये भी एग्जेम्प्ट है, ठीक है। लेकिन याद रखना कि जो मैंने वो क्लब बताया था उसमें भी पर्टिकुलर पॉइंट बताया हुआ है, तो अलग से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। ये बोल रहा है डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर, का मतलब क्या? जहाँ जहाँ स्टार बने हुए थे, तो आपको पता हो जहाँ जहाँ स्टार है, जैसे अकोमोडेशन का पूरा पार्ट मैंने बताया अलग से, या लीव ट्रैवल कंसेशन पूरा बताया था, मूवेबल असेट्स का अलग से बताया मैंने आपको, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी अलग से बताया, मेडिकल फैसिलिटी अलग से बताया, लोन्स का पार्ट अलग से बताया, लीव ट्रैवल कंसेशन बीच में आया था उसको मैंने अलग से बताया। समझ गए? इस तरीके से मैंने डिटेल में पार्ट कवर कर लिए। तो आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा। अब मैं आपको साथ में जो भी अनसॉल्व पीडीएफ है, टोटल मिला के मैंने 44 क्वेश्चन कवर किए हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जल्दी से जल्दी सॉल्व कीजिएगा, इसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।